Hello everyone. Today we will start next chapter of geography, chapter 5 water. Okay. So फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बायोस्फीयर जिसके 3 कंपोनेंट्स थे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. तीनों से मिलके बनता है बायोस्फीयर. ओके. सो सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में हमने लिथोस्फीयर पढ़ लिया मीन्स रिलेटेड टू अर्थ. फोर्थ चैप्टर में हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया. अब नाउ फिफ्थ चैप्टर में हम वाटर पढ़ रहे मीन्स हाइड्रोस्फीयर. ओके. So let's begin. About 3 pictures of nature and answer the following questions. ये 3 pictures दिए हैं. इनमें वाटर की 3 स्टेट्स है. कौन से स्टेट्स होती है वाटर की 3? लिक्विड, गैशियस एंड सॉलिड. 3 स्टेट्स में होता है वाटर. सो फर्स्ट जो पिक्चर है दैट इज़ द सॉलिड स्टेट, सेकंड इज गैशियस स्टेट एंड थर्ड वन इज लिक्विड स्टेट. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक वाटर साइकिल. यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस. आप लोगों ने बहुत बार पढ़ लिया वाटर साइकिल. फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, अपने साइंस में भी पढ़ा है. ओके. सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी वाटर साइकिल अब तक. तो इसमें अलग अलग प्रोसेस होती है. प्रेसिपिटेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, इवोपरेशन होता है, जिससे वाटर जो है अपने फॉर्म चेंज करता रहता है और एक पूरी साइकिल बनती है उससे. अर्थ हैज़ ए लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर. 3/4 सर्फेस ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. ओके. अर्थ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में वाटर है क्योंकि अर्थ का जो पूरा सरफेस है उसका 3/4 सरफेस जो है वो वाटर से ही कवर्ड है. मतलब इतनी बड़ी अर्थ है उसमें से उसका 3/4 सरफेस तो पूरा वाटर से ही कवर्ड है. सो ये एक यूनिक प्लैनेट भी कहा जाता है सोलर सिस्टम में. ये ब्लू कलर का दिखता है. अगर हम स्पेसेस का फ़ोटो क्लिक करते हैं तो अर्थ जो होती है वो ब्लू कलर की दिखती है. क्यों? क्योंकि इतना सारा पानी जो है अर्थ के ऊपर उसकी वजह से इसका कलर ब्लू दिखाई देता है. ठीक है. नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से वाटर के? ओशंस है, सीज हैं, रिवर्स है, लेक्स है, वाटर वेपर है जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं, अंडरग्राउंड वाटर है, स्नो है, आइस शीट्स हैं, पोलर और हाई माउंटेनियस रीजन्स में, जो कि ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं. ओके. द विंड्स, temperature and pressure present in atmosphere are responsible for change in the forms and states of water through process of evaporation, transpiration, condensation and precipitation. जो एटमॉस्फेयर में विंड होती है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है, इन सब की वजह से क्या होता है एटमॉस्फेयर में वाटर के फॉर्म चेंज होते रहते हैं. जो स्टेट्स होती है वाटर की, लिक्विड से वो गैशियस फॉर्म में होगा, गैशियस से फिर वो कूल होगा, कंडेंस होगा, तो फिर वो वहाँ पर फिर से नीचे गिरेगा. तो वो या तो सॉलिड स्टेट में भी गिर सकता है, वापस से लिक्विड स्टेट में भी गिर सकता है नीचे एज ए रेनफॉल. सो ये जो अलग अलग प्रोसेसेस होती है इनकी वजह से वाटर साइकिल बनती है. जो हीट होती है सन की उससे वाटर इवोपरेट होता है. कहाँ से? ओशन से, सीज से, रिवर से, या जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, प्लांट्स हैं, इन सब से सन की हीट की वजह से वाटर इवोपरेट होता है. और इवोपरेट होके वो वेपर में फॉर्म होता है, वाटर वेपर बनते हैं उससे, और वो कहाँ जाता है? फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है. वहाँ पर जाके वो वेपर्स फिर कूल होते हैं, कंडेंस होते हैं, और वो क्या बना लेते हैं? क्लाउड्स बना लेते हैं. मीन्स कौन सी फॉर्म आ गई? गैशियस फॉर्म आ गई, है ना. फिर जो क्लाउड्स बन गए वहाँ पर फिर वो क्लाउड से फिर वाटर वेपर प्रेसिपिटेट होंगे और फिर वो अर्थ पर गिरेंगे. किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में एज अ रेनफॉल, या फिर वो सॉलिड फॉर्म में भी गिर सकते हैं, हेलस्टोन, जो ओले गिरते हैं. तो ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है कि वाटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करता है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल. इसका जो ये पिक्चर है अच्छे से देख लीजिएगा. ये नीचे रिवर है, यहाँ से वाटर इवोपरेट हो रहा है, ऊपर जा रहा है वो, फिर वहाँ पे वो उसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा है, क्लाउड्स बन गए, कंडेंसेशन हुआ, ऊपर गया पानी, क्लाउड्स बन गए, वहाँ से फिर प्रेसिपिटेट होके फिर वो नीचे गिर रहा है एज अ रेनफॉल. ओके. सो ये पूरी प्रोसेस हो गई वाटर साइकिल की. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ वाटर कैन समटाइम अफेक्ट्स द वाटर साइकिल. जो हमारी एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, फॉरेस्ट कटिंग करते हैं, पॉल्यूशन जो होता है वाटर के अंदर, उसकी वजह से कभी कभी वाटर साइकिल इफ़ेक्ट होती है. जैसे कि एसिड रेन हो जाती है बहुत बार, ये भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा. एसिड रेन होती है क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है वाटर बॉडीज़ के अंदर, जो हार्मफुल केमिकल्स फैक्ट्रीज के थ्रू पानी के अंदर जाते हैं, तो जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो भी
गैशियस फॉर्म में जाके रेनफॉल के साथ गिरते हैं तो वो एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से बहुत कुछ डैमेज होता है। पॉल्यूटिंग वाटर एंड एटमॉस्फेयर विथ हार्मफुल केमिकल्स शुड बी अवॉइडेड टू मेंटेन द प्योर एंड नेचुरल फिनोमिनन ऑफ वाटर साइकिल। जो वाटर पॉल्यूशन होता है उसे स्टॉप करना चाहिए। जो हार्मफुल केमिकल्स पानी में मिक्स किए जाते हैं वो नहीं होना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए ताकि प्योर और नेचुरल फिनोमिना वाटर साइकिल का बना रहे। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट, सी द मैप। ये जो मैप दिया हुआ है ये पूरा वर्ल्ड का मैप है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लेक्स, सीज, जो ओशंस प्रेजेंट है वर्ल्ड में वो दिया हुआ है। ओके, मेनली तो 5 ओशंस होते हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउथ अमेरिका मीन्स अटलांटिक ओशन होता है, एक सदर्न ओशन हो गया और एक हो गया आर्कटिक ओशन। सी सबसे नीचे बॉटम में है एंटार्क्टिका, तो वो हो गया एंटार्क्टिक ओशन। साइड में हो गया अपना पैसिफिक ओशन। इसको मैप को आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे कि ये जो रिवर्स, लेक्स, ओशंस दिए हुए हैं, कौन सी कंट्री में कौन सा ओशन है, कौन सा लेक है, कौन सी रिवर कहाँ प्रेजेंट होती है, ये सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, कि वाटर अर्थ पे इतना सारा, इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कितना पानी हमारे यूज़ का है, कौन सा यूजलेस है हमारे लिए। सो मेजर पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से ही कवर्ड है, इसलिए इसे अर्थ को वाटरी प्लैनेट कहा जाता है। बट सारा जो पानी है, ऑल वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, सारा जो है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। फिगर 3 में आप देखिए, अबाउट 97% जो वाटर है वो ओशंस या सीज में प्रेजेंट है, जो कि सलाइन होता है, सॉल्टी होता है, जो कि हमारे कोई काम का नहीं है। फिर जो स्मॉल परसेंटेज होता है ओशन का, उसको हम ट्रीट करके उसको ड्रिंकेबल बना सकते हैं, किसके थ्रू, डीसैलिनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। मीन्स जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको पानी में से रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क होती है। ठीक है, फिर जो रेस्ट ऑफ वाटर है वो ग्लेशियर्स में डिवाइड होता है, आइस कैप्स में और ग्राउंड वाटर में डिवाइडेड होता है। लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ कितना है, 1.2%। फिर उसमें से 3% वाटर अवेलेबल इन एटमॉस्फियर, ओनली 1% is available for us in the form of lakes, rivers, underground water and water vapors. Remaining water under the ice caps of glaciers is inaccessible to us. जो रिमेनिंग वाटर है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स के नीचे दबा हुआ है, जो कि हम लोग उसका यूज़ में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो मेल्ट भी होगा तो वो कहाँ जाएगा, फिर वो जाके ओशंस में ही मिलेगा। तो जो मोस्ट कॉमन सोर्स है फ्रेश वाटर का वो क्या है, सरफेस वाटर। So to get the water of lakes or rivers, humans have built canals or pipes and extract the groundwater. Wells and tubewells have been made. So जो surface water जो होता है लैक्स और रिवर्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए ह्यूमंस ने कैनाल से बिल्ट किए, पाइप्स लगाए हैं ताकि हम ग्राउंड वाटर को भी निकाल सके। वेल्स, ट्यूबवेल्स बनाए गए हैं। फ्रेश वाटर इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड ड्यू टू डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। जो फ्रेश वाटर वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड में, क्यों, क्योंकि सभी जगह क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट होती है। रीजन्स दैट हैव मोर प्रेसिपिटेशन दैन इवोपरेशन हैव एक्सेस वाटर, जहाँ पर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है इवोपरेशन की बजाय, वहाँ पर वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि वाटर प्रेसिपिटेट ज़्यादा हो रहा है, मतलब रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, लेकिन इवोपरेट कम हो रहा है। फिर जहाँ जिस रीजन में इवोपरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, वहाँ पर वाटर डेफिशिएंसी होती है, मीन्स वहाँ पर पानी की कमी हो जाती है। सो डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड इन दिस रीजन, तो जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर इवोपरेशन ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, इसलिए वो ड्राई एरिया होता है। द सलाइन ओशन वाटर इज़ ऑल्सो नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस। जो सलाइन ओशन वाटर है वो भी सब जगह सेम नहीं होता है, वो भी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर दैट इज़ एडेड टू द ओशन, कितना अमाउंट फ्रेश वाटर का ओशन में ऐड हो रहा है, वहाँ का रेट ऑफ इवोपरेशन क्या है और अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि सलाइन वाटर कितना है ओशंस में। फिर जो इक्वेटोरियल रीजन्स होती है, मीन्स जो इक्वेटर के पास वाले रीजन्स होती है, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है पूरे ईयर, जैसे कि रिवर्स है अमेजोन, गंगा, ज़ेयर एट्सेट्रा। यहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर है जो कि ओशंस में जाता है। देयरफॉर सैलिनिटी इज़ नॉट हाई इन ओशन वाटर हियर, इसलिए यहाँ की जो ओशंस हैं यहाँ पर सैलिनिटी का परसेंटेज कम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर ज़्यादा जाता है ओशंस के अंदर।
सो ड्यू टू हाई रेट ऑफ इवोपरेशन इन ट्रॉपिकल रीजन ओशंस देयर हैव हाईएस्ट सैलिनिटी। फिर जो ट्रॉपिकल रीजन्स होती है वहाँ पर रेट ऑफ इवोपरेशन ज़्यादा होता है, मीन्स पानी ज़्यादा इवोपरेट होता है। सो यहाँ पर जो वाटर ओशन वाटर है उसमें सैलिनिटी ज़्यादा होती है। फिर जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे लो सैलिनिटी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इवोपरेशन भी लो होता है। एंड मेल्टिंग आइसबर्ग्स जो होते हैं, जो मेल्ट हो रहे हैं आइसबर्ग्स, वो भी फ्रेश वाटर ऐड करते हैं ओशंस में। देयर इज़ हाई सैलिनिटी इन पार्शियली और होली इनक्लोज्ड सीज लाइक मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, रेड सी, बिकॉज वाटर डज नॉट मिक्स फ्रीली विद द ओशन वाटर। फिर ये जो सीज़ के नेम दिए गए हैं यहाँ पर जो होता है जो फ्रेश वाटर होता है वो मिक्स ही नहीं होता है ओशन में, इसलिए यहाँ पर भी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। ओके, नाउ मेजर वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी होती है? फर्स्ट वन इज ओशियन। 5 मेजर ओशन है अकॉर्डिंग टू साइज। दे आर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। मेनली ये 5 ओशन होते हैं। ओके, सी जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं ओशन से इनकी साइज़ थोड़ी कम होती है। ये पार्शली सराउंडेड होते हैं लैंड से। फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी जो है वो पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। कैरिबियन सी जो है वो एक्सटेंशन है किसका? अटलांटिक ओशन का। ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी जो कि कम्प्लीटली सराउंडेड है लैंड से। ऐसे सब सिमिलर वाटर बॉडीज़ है लाइक गल्फ, बेस, स्ट्रेट्स। इनलैंड वाटर बॉडीज़ होती है रिवर्स, लेक्स एंड लेगून्स। अब ओशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है? दो द वाटर ऑफ ओशन इज़ नॉट ड्रिंकेबल बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इसका जो ओशन वाटर होता है ये ड्रिंकेबल तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम इवोपरेशन होता है ओशन वाटर्स में ही होता है। सो ये मेन सोर्स है प्रेसिपिटेशन का और ह्यूमिडिटी का। कोस्टल रीजन जो होती है ओशंस में वहाँ पर क्लाइमेट भी मॉडरेट होता है। ओशन वाटर इज़ रिच इन ग्रेट वैरायटी ऑफ मराइन लाइफ। ओशन वाटर में ही मराइन लाइफ की वैरायटी आपको देखने को मिलती है कि बहुत सारे वाटर एनिमल्स होते हैं, वाटर प्लांट्स होते हैं, जो इतनी वैरायटी होती है वो ओशन वाटर में ही होती हैं। सो ये इट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। जो फिशिंग का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है पैसा कमाने का। द ओशंस हैव वास्ट मिनरल डिपॉजिट्स एंड डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स दैट आर इकोनॉमिकली बेनिफिशियल टू अस। ओशंस में बहुत सारे मिनरल डिपॉजिट होते हैं और सॉल्ट्स भी डिज़ोल्व होता है जो कि इकोनॉमिकली हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। फिर जो टाइड्स और वेव्स आती हैं ओशन में, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। और ओशन जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है कॉन्टिनेंट्स के बीच में। दे एक्ट एज अ लाइफलाइन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स अमंग डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। जो कॉन्टिनेंट्स के थ्रू ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड मीन्स बिजनेस किया जाता है शिपिंग के थ्रू, जो आप लोग जाते हैं, तो ये भी एक लाइफलाइन होती है। नाउ जो सीज़ के अंदर एक्टिविटी होती है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है सीज़ के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा पानी एक जैसा ठहरा हुआ तो रहता नहीं है, वो मूव करता रहता है। तो मूवमेंट क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक वो है मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। द वाटर ऑफ द ओशंस आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। ऑलवेज मोशन में रहता है पानी। कभी भी आपने पानी को साइलेंट देखा है कि वो बिल्कुल ठहरा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं हो रही है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। पानी हमेशा मूव करता रहता है, उसके अंदर मोशन होता है। वो वर्टिकली भी मूव करता है और हॉरिजेंटली भी मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ फाउंड इन ओशन वाटर आर, क्या क्या मूवमेंट होते हैं? वेव्स होते हैं, टाइड्स होती है और करंट होता है। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मूवमेंट आर प्रिवेलिंग विंड्स, जो हवाएं चलती हैं, टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है, सैलिनिटी में डिफरेंस आता है, और जो वेरिएशन होते हैं वाटर सी वाटर की डेंसिटी में। ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर के। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ वेव्स। वेव्स क्या होती है? अल्टरनेट अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स आर कॉल्ड वेव्स। वाटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। सीधा पिक्चर में बताया है। इस टाइप से जो वेव्स बनती है ऊपर नीचे जो जाती है, दैट इज़ वेव्स। ये क्यों होता है? विंड की वजह से। जो हवाएं चलती हैं, हवाएं चलेंगी तो पानी भी हिलेगा। तो हवाएं जो स्पीड से हवा आती है उसकी वजह से अप एंड डाउन मूवमेंट होता है विंड वाटर का। When blowing winds disturb the surface of water, waves are produced। ठीक है, सो जो ब्लोइंग विंड्स आती है वो वाटर सरफेस को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती है। पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर पुश्ड डाउन बाय विंड एंड दे कम अप अगेन।
जो वाटर पार्टिकल्स होती है हवाएं उनको पुश करती है नीचे, तो वो नीचे जाती है, फिर वो ऊपर आते हैं। सो ये अप एंड डाउन मूवमेंट होता है एक पार्टिकल से दूसरी तरफ, जो हमें वेव की तरह दिखता है। वेव ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, किस डायरेक्शन में जाती है वेव्स? जिधर विंड का डायरेक्शन होता है, विंड जिस डायरेक्शन में जाएगी वेव्स भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। इट इज़ एक्चुअली द मोशन दैट इज ट्रांसपोर्टेड द वाटर पार्टिकल्स डो नॉट ट्रेवल। ये क्या होता है? एक मोशन होता है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर पार्टिकल्स नहीं चलते हैं, सिर्फ एक मोशन होता है उनके अंदर। क्रिस्ट इज द अपर पार्ट ऑफ वेव एंड ट्रफ इज द लोअर पार्ट। ठीक है, पिक्चर में देखिए, जो ये अपर पोर्शन होता है वेव का उसे हम बोलते हैं क्रिस्ट, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं ट्रफ। वेव हाइट इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्ट एंड ट्रफ। अब जो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वर्टिकल डिस्टेंस जो होती है क्रिस्ट एंड टफ की, उसे हम कहते हैं वेव हाइट। और वेव लेंथ जो होती है हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है टू क्रिस्ट और टू ट्रफ के बीच में। ठीक है, ये सपोज कीजिए आप टू क्रिस्ट और टू ट्रफ ले लीजिए, मीन्स एक वेव ऊपर वाली और एक वेव नीचे वाली, तो इन दोनों के बीच की जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होती है दैट इज वेव लेंथ, और वर्टिकल जो डिस्टेंस होगी क्रिस्ट और ट्रफ के बीच में दैट इज वेव हाइट। हाइट एंड शेप ऑफ वेव्स इज डिपेंडेंट ऑन द विंड स्पीड। अब उसकी हाइट कितनी होगी और उसका शेप कैसा होगा वो किस पर डिपेंड करता है? विंड की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर लाइट ब्रीज चल रही, मीन्स हल्की हवाएं चल रही, तो जेंटल वेव्स आएगी, और अगर वायलेंट और स्टॉर्मी विंड्स चल रहे, मीन्स आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, तो फिर वेव्स भी ह्यूज बनेगी, बड़ी वेव्स बनेगी, जिसकी वजह से बहुत बार डिस्ट्रैक्शन भी होता है। अर्थक्वेक्स बोथ ऑन लैंड एंड अंडर वाटर, लैंडस्लाइड्स, अंडर वाटर एक्सप्लोजन्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस ऑन द ओशन फ्लोर कॉज ह्यूज डिस्ट्रक्टिव टाइडल वेव्स। अर्थक्वेक जो आते हैं वो लैंड पे भी आ सकते हैं और अंडर वाटर भी आ सकते हैं। वाटर के नीचे क्यों आएंगे? क्योंकि वाटर के नीचे भी सी बेड तो होता है ना, ऐसा तो नहीं है पानी ही पानी होगा, नीचे नीचे जाएंगे आप तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ज़मीन तो होती है नीचे भी, पानी के नीचे भी ज़मीन तो होती है ना, तो वहाँ पर भी अर्थक्वेक आते हैं। अंडर वाटर एक्सप्लोजन भी होता है, वॉल्केनिक इरप्शन भी आता है ओशन फ्लोर पे, तो उसकी वजह से ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है टाइडल वेव्स में। दिस वेव रीच द कोस्ट, दे बिल्ड अप इन हाइट एंड कॉज मासिव डिस्ट्रक्शन बिफोर स्ट्राइकिंग द लैंड। फिर इन जो ये डिस्ट्रक्शन होता है, नीचे अर्थक्वेक आया, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो उसकी वजह से बहुत हाइट पर वेव्स जाएगी, बहुत ह्यूज वेव्स बनेगी। फिर जब वो वेव्स जाके लैंड पे टकराएगी तो फिर वो डिस्ट्रक्शन होगा, जिसे हम कहते हैं सुनामी। ये नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। 2004 में आई थी सुनामी, 26 दिसंबर 2004 में। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। 26 दिसंबर 2004 को एशियन सुनामी, जो कि इंडियन ओशन में आई थी, ग्रेट अंडर वाटर अर्थक्वेक आया था। कहाँ पर? मेनी साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। ठीक है, अंडर वाटर अर्थक्वेक आया था, जिसमें साउथ की और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये कहाँ से अर्थक्वेक किस सेंटर पे आया था? वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया वॉज द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। इंडोनेशिया में एक छोटा सा आइलैंड है सुमात्रा, वो एपिसेंटर था। एपिसेंटर आपको याद है, पिछले चैप्टर का रिकॉल कीजिए, थर्ड चैप्टर में इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट में हमने पढ़ा था अर्थक्वेक के अंदर कि जो मेन अर्थक्वेक का जो सेंटर होता है, वो जहाँ से अर्थक्वेक डेवलप होता है वो होता है फोकस, और फोकस के जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट होता है वो होता है एपिसेंटर, और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहीं होता है। ओके, सो ये एपिसेंटर कहाँ था? सुमात्रा में, वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा इन इंडोनेशिया। ये एपिसेंटर था। इसका मैग्नीट्यूड कितना था? रिचर स्केल, जिससे हम अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं, वो था 9। एशियन सुनामी हैज़ बीन वन ऑफ द डेडलीस्ट डिसास्टर, बहुत ज़्यादा डेडलीस्ट डिसास्टर था ये। इसमें बहुत सारे पीपल्स की जान गई थी। द वर्स्ट अफेक्टेड बिंग इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका एंड इंडिया। ये चारों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। द इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहाँ पर एक लाइट हाउस बना हुआ है जिसको नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट। ये कम्प्लीटली सबमर्ज्ड हो गया था, मतलब पूरा पानी में डूब गया था, इतनी हाई वेव्स आई थी। द वर्स्ट अफेक्टेड कोस्टल एरियाज इन इंडिया वर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
ये जो इंडिया की कंट्रीज़ हैं, आइलैंड्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। देखिए पिक्चर तमिलनाडु का बताया गया है, ruins ऑफ गोस्ट टाउन। पूरा ये डैमेज हो गया है, सारी इसकी दीवारें गिर चुकी है। ऑल्दो देयर इज़ नो सिस्टम टू प्रेडिक्ट अ सुनामी, सुनामी को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम कोस्टल रीजन फॉलोड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स कैन बी एन इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग सुनामी। सिर्फ एक इंडिकेशन मिलता है 3 to 4 आवर्स के पहले कि जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर रैपिडली पानी का विड्रॉल होता है। क्यों? क्योंकि अगर वेव्स बड़ी बनेगी तो पहले जो कोस्टल रीजन का पानी होता है वो पीछे जाएगा, उसके बाद फिर वो वेव्स ऊपर जाएगी, बड़ी बनेगी और फिर से वो टकराएगी। तो 3 से 4 घंटे का आपको सिर्फ टाइम मिलता है कि उसमें आपको पता चलता है, अगर कोई उस चीज़ को ध्यान से देखे और उस पर गौर करे तो पता चलता है। वो भी सिर्फ 3 to 4 आवर्स का आपको टाइम पीरियड मिलता है कि आपको पता चल सकता है कि सुनामी आने वाली है या नहीं। When withdrawal of water is seen on coast, people should move to higher and safer place। अगर जिन लोगों ने नोट डाउन कर लिया है कि हाँ ऐसा हो रहा है तो वो लोग सेफ प्लेस पर जा सकते हैं। दे शुड नॉट असेंबल एट कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। बहुत लोगों को ऐसा लगता है अरे ये क्या मिरेकल हो रहा है, क्या पानी इतना रैपिडली पीछे कैसे जा रहा है, तो बहुत लोग देखने के लिए खड़े भी रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो पीपल इग्नोर कर देते तो फिर वो रिजल्ट क्या होता है, लार्ज कैजुअलिटीज़ व्हेन मैसिव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव्स स्ट्रक द कोस्ट इन 2014। फिर जो डिस्ट्रक्शन होता है वो तो फिर देखना ही है। नाउ टाइड्स, वेव्स हमने देख लिया, अब टाइड्स क्या होती हैं। पैरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर लेवल इन सी ट्वाइस अ डे एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड टाइड्स। टाइड्स क्या होती है, पैरियोडिक राइज एंड फॉल होता है वाटर लेवल में। जो सी का वाटर लेवल होता है ट्वाइस अ डे मीन्स दिन में 2 बार जो वाटर लेवल होता है सी के अंदर वो पैरियोडिकली राइज एंड फॉल होता है, उसे कहा जाता है टाइड्स। जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो हाई टाइड्स आएगी और जब वाटर लेवल कम होगा तो लो टाइड्स फॉर्म होगी। मेन कॉज क्या होता है टाइड्स का, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन। सन और मून दोनों जो ग्रेविटेशनल पुल लगाते हैं अर्थ के ऊपर, उसकी वजह से टाइड्स बनती हैं। Despite being smaller in size, moon exerts a larger gravitational pull than the sun। जो मून होता है उसकी साइज़ छोटी होती है सन के कंपैरिजन में, तो मून का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है। और अर्थ और मून ज़्यादा क्लोज भी होते हैं, सन तो थोड़ा दूर होता है मून के कंपैरिजन में सन की पोजीशन दूर होती है अर्थ से, सन और मून ज़्यादा क्लोज होते हैं इसलिए भी, और मून की साइज़ भी छोटी होती है इसलिए भी उसका ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है। द हाइट ऑफ टाइड वेरीज फ्रॉम डे टू डे इन अ मंथ, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ मून एंड सन विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। सो टाइड्स किस पे डिपेंड करती है, मून और सन की पोजिशन पर डिपेंड करती है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में उनकी पोजिशन क्या है। ड्यूरिंग न्यू मून एंड फुल मून, पिक्चर में देखिए आप, जब न्यू मून और फुल मून होता है मीन्स जो पूर्णिमा और अमावस आती है, जिस दिन फुल मून भी रहता है और न्यू मून भी रहता है, तो सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो मून का भी ग्रेविटेशनल पुल लगेगा और सन का भी ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। दोनों अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल लगाएंगे, दोनों का पुल कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनेगी, हाई टाइड्स बनेगी। लेकिन जो फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर होता है मून का, उस समय क्या होता है कि अर्थ, मून और सन राइट एंगल फॉर्म करते हैं, तो सन का ग्रेविटेशनल पुल और मून का ग्रेविटेशनल पुल दोनों नलीफाई हो जाएंगे, मीन्स दोनों का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो क्या बनेगी, लो टाइड्स बनेगी। तो जो पहले वाली पोजीशन में हाई टाइड्स बनती है उनको कहा जाता है स्प्रिंग टाइड्स, और जो नीचे वाली राइट एंगल वाली पोजीशन में जो टाइड्स बनती है उन्हें कहा जाता है निप टाइड्स। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंस क्या होती है टाइड्स की, टाइड्स आर यूजफुल टू अस इन फॉलोइंग वेज। नियर कोस्ट वाटर लेवल राइजेस ड्यूरिंग हाई टाइड्स, दस बिग शिप्स एंटर और लीव द हार्बर सेफली। कोस्ट के नियर बाय क्या होता है, वाटर लेवल राइज होगा तो हाई टाइड्स आएंगी, जिनकी वजह से जो बिग शिप्स आती हैं या जाती हैं हार्बर से, वो सेफली मूव कर सकती हैं। फिर हाई टाइड के ड्यूरिंग क्या होता है, रश ऑफ वाटर अप द माउथ ऑफ रिवर हेल्प द मूवमेंट ऑफ लार्ज शिप्स इन एंड आउट ऑफ रिवर पोर्ट्स। सेम चीज़ है, हाई टाइड आएंगी तो जो शिप्स आती हैं वो इजीली मूव करती है।
ड्यूरिंग हाई टाइड विद राइज इन वाटर लेवल मोर फिश कम नियर द शोर। हाई टाइड्स आएंगी, पानी का लेवल बढ़ेगा तो जो फिशेस होती वो भी किनारे पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से फिशरमैन को हेल्पफुल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिश कैच कर सकें। टाइडल वाटर वॉश अवे ह्यूज लोट ऑफ सिल्ट एट माउथ ऑफ बिग रिवर एंड कीप द रिवर माउथ ओपन फॉर वैसल्स टू प्लाई। टाइडल वाटर क्या करता है, जो ह्यूज लोड होता है सिल्ट्स का रिवर के माउथ पे, उसे वॉश अवे कर देता है, जिसकी वजह से रिवर का माउथ ओपन हो जाता है। टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। सो टाइडल पावर स्टेशन सेटअप किए गए हैं, मेनली ये कनाडा में हैं। नाउ ओशियन करंट्स। ओशन करंट्स आर हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन ब्रॉड स्ट्रीम्स इन डेफिनेट डायरेक्शंस। ओशन करंट क्या होता है, हॉरिजेंटल मूवमेंट होता है ओशन वाटर का एक डेफिनेट डायरेक्शन में। फैक्टर्स दैट गिव राइज टू ओशन करंट एंड मॉडिफाई द कोर्सेज आर रोटेशन ऑफ द अर्थ। किस पर डिपेंड करता है, क्या फैक्टर्स होते हैं, एक तो होता है अर्थ का रोटेशन, फिर कोस्टल लाइन का शेप, एक्शन ऑफ प्लानिटरी विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ ओशन वाटर, ओशन के सरफेस पर जो प्लानिटरी विंड्स चलती है उनका एक्शन, और वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। जो टेम्परेचर और सैलिनिटी में डिफरेंस होता है उसकी वजह से ओशन वाटर की डेंसिटी भी वेरिएट होती है। तो इन सब फैक्टर्स पे ओशन करंट के डिपेंड करता है। कोल्ड ओशन वाटर्स आर डेंसर देन वार्म वाटर। कोल्ड ओशन वाटर जो होता है वो वार्म वाटर से ज़्यादा डेंस होता है। वाटर विद हाई सैलिनिटी आर ऑल्सो डेंसर देन वाटर विद लो सैलिनिटी। फिर जिस वाटर में सैलिनिटी हाई होती है वो भी डेंस होता है एज कंपेरिजन टू लो सैलिनिटी। रोटेशन ऑफ अर्थ डिफ्लेक्ट ओशन करंट टू द राइट ऑफ देयर पाथ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर जो अर्थ का रोटेशन होता है वो भी ओशन करंट को किधर डिफ्लेक्ट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के राइट साइड में, वाइल दे आर डिफ्लेक्टेड टू लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फीयर, और सदर्न हेमिस्फीयर को लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट करता है। जनरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर करंट्स ट्रैवल क्लॉकवाइज, इन सदर्न हेमिस्फीयर दे ट्रैवल एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट ट्रैवल करता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। ओशन करंट मूव स्विफ्टली विद स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर वेरिंग फ्रॉम 3 to 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड होती है मूवमेंट की वाटर की, 3 से 10 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड में वो करंट मूव करता है। सम प्लेसेस में सरफेस वाटर मूव एट अ स्लोअर स्पीड। कुछ प्लेसेस पे सरफेस वाटर की स्पीड स्लो होती है उनकी मूवमेंट की। ड्रिफ्ट्स आर ब्रॉड स्लो मूविंग मासेस ऑफ वाटर। Now warm currents carry warm water from equatorial region towards polar region। जो वार्म करंट होता है वो किसको कैरी करेगा, वार्म वाटर को इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ उसको लेके जाएगा, और जो कोल्ड करंट होता है वो कोल्ड वाटर को कैरी करता है और वो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ जाएगा इक्वेटोरियल रीजन में। ये जो नीचे पिक्चर दिया गया है इसमें अच्छे से शो किया है ओशन करंट। जो ब्लू एरो है वो कोल्ड करंट है और जो रेड एरोज है वो वार्म करंट है। नाउ इफेक्ट क्या होता है ओशन करंट्स के। ओशन करंट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन का जो क्लाइमेट होता है और वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। कोल्ड ओशन करंट जो होता है वो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है, जो कोस्ट का टेम्परेचर होता है उसे डिक्रीज करता है, और वार्म ओशन करंट जो होता है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। वाइंड ब्लोइंग ओवर कोल्ड करंट हार्डली कैरी एनी मॉइस्चर एज दे आर ड्राई एंड कूल। जो विंड ब्लो करती है कोल्ड करंट्स की तरफ वो किसको कैरी करती है, मॉइस्चर को कैरी करता है। क्यों, क्योंकि वो ड्राई और कूल होती है। विंड्स ब्लोइंग ओवर वार्म करंट ब्रिंग रेनफॉल टू कोस्टल रीजन एज दे आर मॉइस्ट। और जो विंड वार्म करंट्स के ऊपर ब्लो करेगी वो रेनफॉल लेके आएगी, क्यों, क्योंकि वो मॉइस्ट होती है। डेंस फॉग इज प्रोड्यूस्ड एट प्लेसेस वेयर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मीट। फिर जिस पोजीशन पे कोल्ड और वार्म करंट दोनों मिलते हैं वहाँ पर फॉग प्रोड्यूस होता है, मीन्स कोहरा जो होता है फॉग। दिस फॉग रिड्यूसेस विजिबिलिटी एंड कैन लीड टू डेंजरस एक्सीडेंट्स। फॉग में क्या होता है, विजिबिलिटी नहीं होता है, इनविजिबल हो जाता है। कुछ फॉग आप लोगों ने भी देखा होगा तो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होता है, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। न्यू फाउंडलैंड इज सच एन एरिया वेयर गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर करंट मीट। न्यू फाउंडलैंड एक प्लेस है, एक एरिया है जहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर करंट दोनों मिलते हैं, तो वहाँ पर मोस्टली टाइम फॉग रहता है।
प्लैंकटॉन्स आर फाउंड इन एबंडेंस एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट। फिर जो मीटिंग पॉइंट होता है वार्म और कोल्ड करंट का, वहाँ पर प्लैंकटॉन्स भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जो प्लैंकटॉन्स होते हैं वो रिच सोर्स होता है फिशिंग के लिए, फिशिंग ग्राउंड्स। सच रीजन्स आर रिच फिशिंग ग्राउंड्स एज प्लैंकटॉन्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिश। ये फिश का मेन सोर्स ऑफ फूड होता है प्लैंकटॉन्स, तो वहाँ पर फिश की क्वांटिटीज़ भी ज़्यादा होगी। सम ऑफ द रिचेस्ट फिशिंग एरियाज of the world are near Japan, where Kuroshio meets the Oyashio, and near Foundland Coast, where Gulf Stream and Labrador current meet। ये मेन पॉइंट्स बताए हैं जहाँ पर दोनों करंट मीट करते हैं, तो वहाँ पर ये प्लैंकटॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस नेविगेशन, नेविगेशन को भी इन्फ्लुएंस करते करंट। शिप्स सेलिंग अलोंग करंट सेव फ्यूल एंड टाइम बाय सेलिंग फास्टर। अब करंट के साथ साथ मूव करेगी शिप, तो उनको फ्यूल भी कम लगेगा और टाइम भी जल्दी पास हो जाता है, फास्टर चलती हैं शिप्स, करंट के साथ साथ मूव करेगी तो। वार्म करंट हेल्प मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग विच आर पोटेंशियल डेंजर टू शिप। जो वार्म करंट होते हैं वो आइसबर्ग को मेल्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से शिप्स को कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है। मैं एक केस स्टडी दी है सुनामी की, जो कि 2011 में जापान में आई थी। ऑन 11 March 2011, a destructive earthquake named Tohoku hit Japan. The magnitude was 9 at Richter scale. Soon after the earthquake, massive tsunami of up to 38 meters hit Japan, and ocean water traveled up to 10 kilometer inland. ठीक है, पहले तो अर्थक्वेक आया जिसने जापान को हिट किया, उसकी उसके मैग्नीट्यूड कितना था 9.0। फिर जैसे ही अर्थक्वेक आया उसके बाद में सुनामी भी आ गई वहाँ पर, जो कि उसकी हाइट कितनी थी 38 मीटर, मतलब कितनी ऊंची होगी आप इमेजिन कर सकते हो। This tsunami brought about large-scale destruction along the coastline of northern island of Japan. The next destruction for Japan was the explosion of 3 nuclear reactors at Fukushima Daiichi nuclear power station, which released radioactive material in atmosphere and adjacent water bodies. फिर इसके बाद एक और डिस्ट्रक्शन हुआ जापान में, वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स का, जिसने बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज हुए एटमॉस्फेयर में। Earthquake and tsunami toll almost 20,000 deaths and missing people in Japan. According to USGS 2011, Tohoku earthquake was a result of thrust faulting on or near the subduction zone plate boundary between North American Pacific plates. प्लेट्स आपको याद है लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हमने पढ़ी थी, दैट इज़ उनके नेम दिए गए हैं। ओके, ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि सुनामी के बाद और ये जो अर्थक्वेक के बाद क्या हालत हुई थी। ओके, सो इतना डिस्ट्रक्शन होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।